बच्चों, एसपी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट 12वां पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था प्रतीप संकरण किसे कहते हैं। तो प्रतीप संकरण में क्या होता है, एक आवर्ती जनक होता है और एक अनावर्ती जनक होता है। तो जो F1 पीढ़ी होती है उसका जनक पादप यानी आवर्ती जनक से संकरण करवाया जाता है। आगे आने वाली पीढ़ियों को इस तरह से बार बार पीछे वाली आवर्ती जनक से संकरण करवाते हैं। इस कारण से प्रतीप संकरण विधि कहा। प्रतीप संकरण विधि में कितने वर्षों तक क्रियाएं की जाती है उसके बारे में पढ़ा। तो कितने वर्षों में नई पीढ़ी विकसित हुई थी? 12वें वर्ष में प्रतीप संकरण में नई पीढ़ी विकसित हुई। फिर आज अपने जो प्रतीप संकरण है इस विधि के गुण और दोष क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रतीप संकरण विधि के गुण क्या हैं, क्या इससे फायदे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नोट करेंगे, यह विधि सुगम, सस्ती तथा वैज्ञानिक विधि है। यह विधि क्या बहुत आसानी से और सस्ती और वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि प्रतीप संकरण के बारे में मेंटल ने बहुत से प्रयोग किए थे, इस कारण वैज्ञानिक विधि है। फिर सेकंड नंबर इसका क्या गुण है, नई प्रभेद मतलब जो किस्म नई है, नई जो की प्रजाति, उसमें क्या किसी प्रकार के कृषि कार्य करने या कृषि कार्य का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। नई जाति वो फिर अपने जनक जाति से समान होगी, तो इस कारण उसमें कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर थर्ड नंबर है नई प्रभेद, जो नई किस्म है उसे किसान वो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। तो तीसरा क्या है इसका गुण, किसानों को जल्दी फायदा मिलता है। फिर आगे 4 नंबर है, इस विधि में हर पीढ़ी में यानी आगे से आगे जो पीढ़ी चलती रहती है उसमें कितने 10 से 100 पौधे ही उगाने पड़ते हैं। ज्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा बीज की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें बहुत कम पौधों की आवश्यकता होती है। फिर जो ये तो इस प्रतीप संकरण विधि के गुण थे। अब आगे आप नोट करेंगे प्रतीप संकरण जो विधि है उसके दोष कौन कौन से हैं। तो प्रतीप संकरण विधि के दोष में आप नोट करेंगे 1 नंबर, इसमें जो प्रभेद होता है आवर्ती जनक, मतलब जिससे प्रतीप संकरण करवाया जाता है उसे आवर्ती जनक बोलते हैं। तो जो आवर्ती जनक है उससे अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसमें जो प्रभेद है वो आवर्ती जनक से अच्छा नहीं होता। फिर सेकंड नंबर इसका दोष क्या है, क्योंकि इसमें अतिक्रमणी विविधता का लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसमें क्या होता है कारण, अतिक्रमणी विविधता होती है उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। यानी जो अलग अलग तरह की वैरायटी जो भी उसमें जो विविधताएं होगी उसका लाभ नहीं उठा सकते। अपने जो आवर्ती जनक पौधे थे उन्हीं से जो गुण मिलते हैं बस वही आगे उपयोग कर सकते हैं। फिर आगे तीसरा दोष है इसका, यदि कई लक्षणों का अपने को स्थानांतरण करना हो तो एक साथ नहीं किया जा सकता, बहुत कठिनाई होती है। इसमें क्या 1 या 2 लक्षणों को ही कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लक्षणों का जब अपने स्थानांतरण करना होता है तो वो इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये प्रतीप संकरण विधि के दोष हैं और जो गुण है अच्छे वो ये हैं और इसके 3 ही दोष हैं। तो ये आपने नोट करना है। और इसके बाद में अपने लास्ट विधि कौन सी रही है, बहुसंकरण विधि। तो नोट करेंगे बहुसंकरण विधि। तो बहुसंकरण विधि किसे कहते हैं उसके बारे में आप नोट करेंगे। किसी एक जाति से 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति के उद्देश्य से जो संकरण
अधिक पौधों से एक ही लक्षण की दृष्टि से जो संकरण करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुसंकरण विधि। उसे बहुसंकरण कहते हैं। तो बहुसंकरण करवाने को क्या कहते हैं? बहुसंकरण विधि कहते हैं। तो समझ में आया? एक ही लक्षण को बहुत से पौधों से संकरण करवाया जाता है, यह है कि यह संकरण बहुसंकरण कहलाती है, और ये बहुसंकरण करवाना बहुसंकरण विधि कहलाता है। इसमें क्या जो सभी प्रभेद हैं उनमें से अपने ऐच्छिक लक्षणों को ला सकते हैं, तो ये बहुसंकरण विधि का एक उपयोग है। फिर आगे जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन के बारे में आप नोट करेंगे, किसी भी जाति में जो अचानक होने वाले परिवर्तन है, किसी भी जाति में अचानक होने वाले परिवर्तन जो क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। मान लो किसी पौधे में अपने परिवर्तन अचानक से कर दिया और वो परिवर्तन आगे उसकी नई पीढ़ी में भी दिखाई देगा, तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। तो किसी पीढ़ी में जो परिवर्तन अचानक से होते हैं और वंशागत होते हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये उत्परिवर्तन की परिभाषा नोट करेंगे। फिर उत्परिवर्तन है, इसका इतिहास क्या है, मतलब इसकी खोज किसने की और किस में की गई, तो इसके बारे में लिखेंगे। उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। कब किया था? सन 1900 में किया था। तो ये उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा की गई। तो इस तरह से ह्यूगो डी ब्रिज ने इसका नामकरण किया। फिर आगे अपने इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो अपने इस तरह से इतिहास के बारे में, उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा। ह्यूगो डी ब्रिज ने इस शब्द को दिया था। फिर ह्यूगो डी ब्रिज से पहले भी क्या उत्परिवर्तन के बारे में खोज हो चुकी थी। एक अंग्रेज किसान था जिसका नाम था सेट राइट। उसने क्या एक उत्परिवर्तन वाली भेड़ थी, उस भेड़ के जो प्रभावी जीन थे, उस प्रभावी जीन से क्या एक छोटे पैरों वाली भेड़ विकसित की जिसका नाम एंकल नस्ल था। तो एक किसान ने छोटे पैरों वाली भेड़ को उत्परिवर्तन द्वारा उसका विकास किया। मॉर्गन ने क्या 1910 में जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है, सफेद मक्खी ड्रोसोफिला, जिसकी आंखें सफेद होती हैं, तो उन सफेद आंखों के उत्परिवर्तन की खोज की। तो मॉर्गन ने क्या ड्रोसोफिला में सफेद आंखों का जो उत्परिवर्तन गुण है उसके बारे में बताया। तो ये आपने नोट करना है। फिर आगे नोट करेंगे उत्परिवर्तन के प्रकार। तो उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का होता है, यानी 2 प्रकार का होता है। एक नंबर स्वतः उत्परिवर्तन, और दूसरा कौन सा है? प्रेरित उत्परिवर्तन। तो स्वतः और प्रेरित उत्परिवर्तन नोट करेंगे। अब जो स्वतः उत्परिवर्तन है यह क्या है, इसके बारे में आप नोट करेंगे।
कितने परसेंट इसमें होती है उत्परिवर्तन की दर। फिर जो प्रेरित उत्परिवर्तन है, तो प्रेरित उत्परिवर्तन का क्या नोट करेंगे आप, समझ गए होंगे। स्वतः जो बिना उत्परिवर्तन के होता है, तो प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होगा, जो किसी भौतिक या रासायनिक, जो किसी भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन। मतलब बाहरी कारक हैं जो उत्परिवर्तन को पैदा करते हैं। तो प्रेरित उत्परिवर्तन बाहरी कारक भौतिक भी हो सकते हैं, प्रकाश, वायु, ताप, जल, ये भौतिक कारक हो सकते हैं। रासायनिक कारक, कुछ रासायनिक पदार्थ डालने के कारण, रासायनिक अपने बाहर से जो भी चीजें डालेंगे उसके कारण जो परिवर्तन होंगे वो रासायनिक कारक होंगे। इसमें क्या होता है, जो परिवर्तन की दर होती है, उत्परिवर्तन की दर, वो स्वतः उत्परिवर्तन से कई गुना अधिक होती है। इसमें तो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -4 जीन प्रति पीढ़ी पर उत्पन्न होते हैं। और इसमें क्या होता है, स्वतः उत्परिवर्तन से कई गुना अधिक, स्वतः परिवर्तन से कई गुना अधिक इसमें तेजी से परिवर्तन होते हैं। तेजी से उत्परिवर्तन होता है। तो ये आपने नोट किया, स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। फिर अब उत्परिवर्तन प्रेरण किसे कहते हैं, नया टॉपिक डालेंगे, उत्परिवर्तन प्रेरण। अब उत्परिवर्तन प्रेरण, प्रेरण मतलब प्रेरित करना, तो नोट करें उत्परिवर्तन प्रेरण किसे कहते हैं। जब भौतिक एवं रासायनिक कारक हैं, नोट करेंगे, जब भौतिक व रासायनिक कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, भौतिक एवं रासायनिक कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करने में सहायक होते हैं या करते हैं, उन्हें उत्परिवर्तन प्रेरण कहा जाता है। तो जो भौतिक और रासायनिक कारकों द्वारा उत्परिवर्तन होंगे और उनके द्वारा जो उत्परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन प्रेरण कहते हैं। और जो ये प्रेरण करते हैं वो उत्परिवर्तजन कहलाते हैं। उत्परिवर्तजन कितने, 2 प्रकार के होते हैं। अब उत्परिवर्तजन है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसके कौन कौन से उत्परिवर्तजन के प्रकार हैं, एक तो भौतिक उत्परिवर्तजन, और दूसरा है रासायनिक उत्परिवर्तजन। तो भौतिक उत्परिवर्तजन, इसके बारे में नोट करेंगे आप, कौन कौन से होते हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, प्रकाश, इसके अलावा जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ये भौतिक उत्परिवर्तजन होते हैं। तो भौतिक उत्परिवर्तन जो विकिरणों द्वारा होते हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें आदि। और रासायनिक उत्परिवर्तजन कौन से होते हैं, ऐसे उत्परिवर्तजन जो रासायनिक कारकों द्वारा होते हैं। वो कौन से रासायनिक
जैसे कीटनाशक, कवकनाशक। इसके अलावा और कोई रासायनिक पदार्थ हैं, वो रासायनिक उत्परिवर्तजन कहलाते हैं, जो उत्परिवर्तन करते हैं। तो कीटनाशी हो गए रसायन जो भी हैं, कवकनाशी, जीवाणुनाशी, जितने भी रसायन हैं जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं वो रासायनिक उत्परिवर्तजन कहलाते हैं। तो ये उत्परिवर्तजन के प्रकार और उत्परिवर्तन की परिभाषा, फिर उत्परिवर्तन के प्रकार, इसके बारे में आपने पढ़ा है। आज इसे आप नोट करना और रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे